हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश का एक सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। इसके पश्चात हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के चर्चा करते जाएंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्रकाश आखिर है क्या। तो प्रकाश का यह सामान्य व्याख्या हम लोग अपने पूर्व की कक्षाओं के माध्यम से करते हैं कि हम देखते हैं कि जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम लाइट चालू करते हैं हमें कमरे में रखी सारी वस्तुएं अपने आप दिखाई देने लगती हैं। इसकी व्याख्या हमारे पुरानी कक्षाओं में कुछ इस प्रकार से की गई थी कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरणें हैं जब किसी वस्तु पर टकराती हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं। सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश की जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो भौतिक जगत को देखने में हमें सहायता करती है। परंतु फिर भी कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश चलता कैसा है, इसकी व्याख्या करने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वह तो है सूर्य। और इस प्रकार से सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उसके बारे में अलग अलग व्याख्या जो है हमारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर किया। तो सबसे पहले हम न्यूटन भाई साहब के बारे में देखते हैं। न्यूटन भाई साहब ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो कण है, और उन्होंने कणिका सिद्धांत दे डाला। प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने कुछ इस प्रकार से की कि किसी भी सूर्य प्रकाश से निकलने वाली जो किरणें हैं वो किसी वस्तु से जब टकराती हैं तो वस्तु थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। और कोई भी वस्तु गर्म तभी होती है जब उनके बीच में हो रही होती है टक्कर। ये तो हम जानते ही हैं कि जो जब दो वस्तुएं जब टक्कर होती हैं, दो वस्तुओं के बीच में जब टक्कर होती है तो टक्कर के स्थान पर थोड़ा सा गर्मी पैदा होता है, हीट जनरेट होता है। यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें जो हैं वो कण के रूप में आती हैं और किसी वस्तु से टकरा कर उसे गर्म कर देती हैं। लेकिन इस बात से हमारे पी के भाई साहब को आपत्ति है और वो कहते हैं अच्छा, हमको समझा रिया है, पृथ्वी के चारों तरफ तो वायुमंडल की परतें हैं, और किसी भी वायुमंडलीय परत में जब कोई कण ऊपर से आएगा तो घर्षण के कारण वो जलकर कहीं ऊपर ही खाक हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की किरणें अगर कण के रूप में पृथ्वी तक आएंगी तो वो एक दूरी तक आने के बाद जलकर गायब हो जाएंगी, तब तो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा। इस प्रकार से प्रकाश को कण मानने की गलती हम नहीं करेंगे, और इस प्रकार से न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो यहीं पर आलोचना का शिकार हो गया। इसके पश्चात हमारे हाइजन भाई साहब आए और हाइजन ने कहा कि ठीक है भाई, प्रकाश जो है वो तरंग है। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है सूर्य से निकलती है और तरंग के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती होगी। लेकिन फिर भी पी के भाई साहब को आपत्ति। उन्होंने कहा अच्छा, हमको फिर समझा रिया है भाई, किसी भी तरंग को चलने के लिए तो चाहिए होता है माध्यम, मीडियम, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस। जैसे आप पानी में देख सकते हैं कि ऊर्जा मिलते ही कैसे तरंग आगे बढ़ती है, इसी प्रकार से हमारे सौर मंडल में इस तरह का कोई माध्यम नहीं है, पूरी तरह से निर्वात है, वैक्यूम है। तब हमारे सूर्य से लेकर पृथ्वी तक प्रकाश तरंग के रूप में तो नहीं आ सकती है। इस प्रकार से हाइजन का जो तरंग सिद्धांत है वो भी क्या हो गया, आलोचना का शिकार हो गया। तब इनका समर्थन करने के लिए मैक्सवेल भाई साहब आए और उन्होंने कहा ठीक है, ये तरंग ही है, परंतु ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब ये है कि हम दो अक्षों पर समझ सकते हैं। मान लीजिए एक अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर कंपन कर रहा है, दोलन कर रहा है, और दूसरा जो है क्षैतिज दोलन कर रहा है। एक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। दोनों में ही हम किसी तरंग की कल्पना करते हैं। इन दोनों ही तरंगों को यदि एक साथ मिला दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन करने वाला तरंग और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करने वाला तरंग दोनों ही एक साथ जब आपस में गमन करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको चलने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसकी तीव्रता भी प्रकाश के बराबर होती है। इस प्रकार से मैक्सवेल ने कहा कि भाई जो आपका प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। पी के भाई साहब थोड़े से निरुत्तर हो गए और चुप हो गए। चलो हाँ भाई, कुछ हद तक तो मुझे संतुष्टि मिली। लेकिन यह सब देख रहे थे हमारे, है ना, मैक्सवेल के बाद आइंस्टीन भाई साहब। और आइंस्टीन भाई साहब को लगा कि पीके को कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाहिए और उन्होंने क्वांटम थ्योरी दे दिया। उन्होंने कहा यदि प्रकाश एक कण है तो कण का अपना एक द्रव्यमान होगा और उसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी। प्रकाश की अपनी एक क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और उस कण की ऊर्जा यानी कि ई एनर्जी वो होगी उसके द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी के वर्ग के बराबर। यहीं पर आपके प्लांक भाई साहब कहते हैं कि यदि प्रकाश एक तरंग है
तो उस तरंग की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होगी, अर्थात E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच प्लांक का दिया गया नियतांक है, कांस्टेंट है, और न्यू आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से हमारे पास दो सूत्र आ जाते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण नंबर 1 और E इज इक्वल टू एच न्यू समीकरण नंबर 2। इन दोनों ही समीकरणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के ही सूत्र हैं। यहाँ पर हम लोग E इज इक्वल टू जो आप मतलब एम सी स्क्वायर है, इसमें C को हम लोग दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसी C को पक्षांतर करके ट्रांसफर करके हम लोग इस तरफ ले आते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब हमें पता है कि किसी भी तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो उसके आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है। ठीक, समझ में आ रहा है। यदि हम यहाँ पर C अपॉन न्यू को पलट कर लिख देते हैं तो उधर का पक्ष हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। अब हम लोग, हमारे पास जो एक सूत्र है, ये वाला सूत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, C न्यू को अलग कर लिए और हम न्यू अपॉन C को 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सूत्र मिल रहा है, इस सूत्र के साथ हम लोग अब तरंग और कण दोनों ही सिद्धांतों को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यदि प्रकाश एक कण है, प्रकाश क्या है, एक कण है, तो कण है तो जो उसका वेग है उसको C के जगह में क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका mv। देखिए mc को हमने क्या लिख लिया, mv, और बाकी के सूत्र को एज इट इज रख देते हैं। अब mv बराबर होता है मोमेंटम, यानी संहति धन वेग बराबर होता है संवेग। तो हमारा जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अब यदि हम बात करें h एक कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग कांस्टेंट हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह हटकर हो जाएगा समानुपाती। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि प्रकाश जो है इस सूत्र में, यदि प्रकाश का अपना संवेग है, यदि वो कण है, तो हम उसके तरंग दैर्ध्य को नहीं देख पाएंगे, और यदि वो तरंग है यानी उसके तरंग दैर्ध्य को हम देख रहे हैं तो हम उसके कण के रूप को नहीं देख पाएंगे। इसी को कहा जाता है आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर, यानी प्रकाश एक समय में अगर कण है तो तरंग नहीं है, और यदि वो तरंग है तो वो कण नहीं है, यानी एक ही समय पर हम प्रकाश के दोनों ही गुणों को नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इतनी बड़ी व्याख्या देखकर पी के भाई साहब नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा हाँ भाई, प्रकाश जो है वो कण भी है और तरंग भी है। इस प्रकार से हम आगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की चर्चा और करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक सवाल रहा, इस सवाल को आप उत्तर देखिएगा और आप उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नया सेक्शन बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।